हेलो साथियों, मैं अखिलेश शाह के अपने यूट्यूब चैनल पोटेंशियल तैयारी पर एक बार फिर हाजिर हूँ आपके लिए सुपर फास्ट रिवीजन का अगला सेट लेकर। इसमें ज़बरदस्त 30 क्वेश्चनों का संकलन मैंने इकट्ठा किया है। साथियों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं या नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करिए। चलिए साथियों, चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, वायुमंडल की किस परत में हवाई जहाज उड़ाने की आदर्श स्थितियाँ पाई जाती हैं? विकल्प दिए हैं क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल और बहिर्मंडल। साथियों, बताते चलें कि वायुमंडल की जो परतें हैं वो धरातल से ऊपर की ओर क्रमशः क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल हैं। तो साथियों, हवाई जहाज उड़ाने के लिए आदर्श स्थितियाँ जो पाई जाती हैं वो समताप मंडल में पाई जाती हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा विकल्प बी, समताप मंडल। समताप मंडल के निचले भाग में 15 से 35 किलोमीटर के मध्य हवाई जहाज उड़ाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, दीन-ए इलाही धर्म अकबर ने चलाया था। इस धर्म को अपनाने वाला एकमात्र हिंदू कौन था? विकल्प दिए हैं टोडरमल, भगवान दास, मान सिंह और बीरबल। साथियों, दीन-ए इलाही को तौहीद-ए-इलाही नाम से भी जाना जाता है। यह धर्म अकबर ने चलाया था और बीरबल एकमात्र हिंदू था जिसने दीन-ए इलाही धर्म को अपनाया था। तो साथियों, विकल्प डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? विकल्प है राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री और भारत का मुख्य न्यायाधीश। साथियों, इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा विकल्प ए, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति द्वारा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? विकल्प दिए हैं बैकाल झील, विक्टोरिया झील, कैस्पियन सागर और सुपीरियर झील। साथियों, ये चारों झीलें अपने आप में महत्वपूर्ण हैं। चारों झीलों की बात करते हैं तो बैकाल झील रूस में है जो विश्व की सबसे गहरी झील है। विक्टोरिया झील अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है और विश्व की सबसे लंबी नदी नील का उद्गम स्थल भी है। कैस्पियन सागर विश्व की सबसे बड़ी झील मानी जाती है, जबकि सुपीरियर झील मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। तो साथियों, यहाँ पर विश्व की सबसे बड़ी झील पूछी गई है तो उत्तर रहेगा विकल्प सी, कैस्पियन सागर। अगला प्रश्न है, लोकसभा को कौन भंग कर सकता है? विकल्प दिए हैं प्रधानमंत्री, लोकसभा स्पीकर, राष्ट्रपति और भारत का मुख्य न्यायाधीश। तो साथियों, लोकसभा को भंग करने का अधिकार राष्ट्रपति को दिया गया है। प्रधानमंत्री के परामर्श पर राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। तो विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, संपूर्ण विश्व को कितने टाइम जोन में विभाजित किया गया है? विकल्प दिए हैं 18, 20, 24 और 30। तो साथियों, पृथ्वी पूरा चक्कर 24 घंटे में लगाती है और 1 घंटे का एक टाइम जोन रखा गया है। तो 24 घंटे में 24 जोन बनेंगे। तो विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर है 24। संपूर्ण विश्व को 24 टाइम जोन में बांटा गया है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा हॉर्न ऑफ अफ्रीका का देश नहीं है? साथियों, अफ्रीका महाद्वीप में 3 देशों का समूह है जिसे हॉर्न ऑफ अफ्रीका के नाम से जाना जाता है। इन 3 देशों में सोमालिया, जिबूती और इथोपिया शामिल हैं। तो साथियों, इस प्रश्न का उत्तर रहेगा, सही उत्तर रहेगा विकल्प बी, बोत्सवाना। बोत्सवाना हॉर्न ऑफ अफ्रीका का पार्ट नहीं है। अगला प्रश्न है, भूख हड़ताल से किस स्वतंत्रता सेनानी की मृत्यु जेल में हो गई थी? विकल्प दिए हैं भगत सिंह, बिपिन चंद्र पाल, जतिन दास और सुभाष चंद्र बोस। साथियों, इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा विकल्प सी, जतिन दास। जतिन दास को लाहौर षड्यंत्र केस के तहत जेल में बंद किया गया था और इन्होंने कैदियों के उत्पीड़न और अत्याचार के विरोध में जेल में भूख हड़ताल कर दी थी और अंततः भूख हड़ताल के दौरान ही इनकी मृत्यु हो गई। उसी समय भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव भी जेल में बंद रहे थे। अगला प्रश्न है, गीत गोविंद के रचनाकार जयदेव बंगाल में किस किस सभा को अलंकृत करते थे? विकल्प दिए हैं धर्मपाल, विजय सेन, देवपाल और लक्ष्मण सेन। चारों ही विकल्पों में दिए गए शासक बंगाल के शासक रहे हैं। धर्मपाल और देवपाल पाल वंश के शासक रहे हैं। विजय सेन और लक्ष्मण सेन ये सेन वंश के शासक रहे हैं। तो गीत गोविंद जो के रचनाकार जयदेव
जो महान कवि रहे हैं वो लक्ष्मण सेन की सभा में, लक्ष्मण सेन के दरबार में राजकवि का दर्जा प्राप्त था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा विकल्प डी, लक्ष्मण सेन। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को किसने प्रस्तावित किया था? विकल्प दिए हैं ए.जी. टांसले, सी.सी. पार्क, ई.पी. ओडम और अर्नेस्ट हैकल। तो पारिस्थितिकी तंत्र मतलब इकोसिस्टम की संकल्पना प्रस्तुत की थी ए.जी. टांसले ने। तो साथियों विकल्प ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? विकल्प दिए हैं सिंधु, शतुद्री, सरस्वती और गंगा। तो साथियों आरंभिक वैदिक साहित्य में सिंधु नदी का वर्णन सबसे ज़्यादा बार मिलता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा विकल्प ए, सिंधु नदी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है? विकल्प दिए सितार, तबला, सरोद और बीड़ा। तो साथियों बीड़ा इनमें से सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा विकल्प डी, बीड़ा। अगला प्रश्न है, आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीन रूप क्या है? साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों का संकलन है। पूरा वीडियो देखिए, अंत तक सभी क्वेश्चनों को आप देखिए और आपको बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न मिलेंगे। तो साथियों इस प्रश्न का सही विकल्प दिए हैं खरोष्ठी, ब्राह्मी, देवप्रिय और पाली। तो जो वर्तमान में हम हिंदी भाषा जिस लिपि में लिखते हैं वो देवनागरी लिपि है और देवनागरी का जो प्राचीन रूप था वो था ब्राह्मी। तो साथियों विकल्प बी, ब्राह्मी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्न में से विश्व का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? विकल्प दिए हैं हैलीफैक्स, शिकागो, सियाचिन और वर्खोयांस्क। साथियों इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा विकल्प डी, वर्खोयांस्क। वर्खोयांस्क रूस के साइबेरिया में स्थित है और ये ध्रुवों को छोड़ दें अगर तो विश्व का सबसे ठंडा स्थान है। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल कहाँ है? विकल्प दिए हैं गांधी सागर बांध, हरिके बैराज, भाखड़ा नागल बांध, गोविंद बल्लभ सागर। तो साथियों इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा विकल्प बी, हरिके बैराज। हरिके बैराज पंजाब में सतलज और ब्यास के संगम पर बनाया गया है और यहीं से इंदिरा गांधी नहर निकाली गई है। यह भारत की सबसे लंबी नहर है जो पंजाब के अलावा राजस्थान में सर्वाधिक लाभ पहुंचाती है। राजस्थान में विस्तृत थार मरुस्थल में इसके आने से, इंदिरा गांधी नहर के आने से थार मरुस्थल में भी हरियाली आ गई है। अगला प्रश्न है 2,4-D क्या है? बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। 2,4-D क्या है? तो विकल्प दिए हैं एक कीटनाशी है, एक विस्फोटक है, एक कवकनाशी है, एक खरपतवारनाशी है। तो साथियों 2,4-D एक खरपतवारनाशी है। विकल्प डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी संसार की सबसे बड़ी पोतवाहक नहर है? विकल्प दिए हैं कील नहर, पनामा नहर, सू नहर, सुएज नहर। पोतवाहक नहर से तात्पर्य जिस नहर में जहाज़ों का आना जाना रहता हो, व्यापारिक जहाज आते जाते हों, पोतवाहक नहर कहलाती है। तो साथियों संसार की सबसे बड़ी पोतवाहक नहर सुएज नहर है। विकल्प डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? साथियों उपग्रह दो प्रकार के होते हैं। एक प्राकृतिक उपग्रह होते हैं जो सौरमंडल में पढ़ाए जाते हैं कि पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। ऐसे सैटेलाइट होते हैं जो कृत्रिम उपग्रह कहलाते हैं जो वैज्ञानिकों ने स्थापित किए हुए हैं। तो इन कृत्रिम उपग्रहों में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? तो विकल्प बी इस प्रश्न का सही उत्तर है सौर सेल है, यानी सोलर ऊर्जा से ये कृत्रिम उपग्रह संचालित रहते हैं। अगला प्रश्न है, सरकी सुल्तानों के शासनकाल में निम्न में से किसे पूर्व का सिराज कहा जाता था? विकल्प दिए हैं आगरा, दिल्ली, वाराणसी और जौनपुर। साथियों इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा जौनपुर। अगला प्रश्न है, फारसी साप्ताहिक मिरातुल अखबार को किसने प्रकाशित किया था? विकल्प दिए हैं लाला लाजपत राय, राजा राम मोहन राय, सर सैयद अहमद खां और मौलाना शिबली नोमानी। तो साथियों ये फारसी में भाषा में मिरातुल अखबार जो छापा था, प्रकाशित किया था, वो राजा राम मोहन राय ने किया था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, राजा राम मोहन राय। अगला प्रश्न है, भारत की संचित निधि से धन निर्गम पर किसका अधिकार है?
विकल्प दिए हैं नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, संघीय वित्त मंत्री, अधिकृत मंत्री और संसद। तो साथियों, भारत की संचित निधि पर धन निर्गम का अधिकार संसद को है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत धन विधेयक को परिभाषित किया गया है? विकल्प दिए हैं अनुच्छेद 109, 110, 111 और 112। तो साथियों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, अनुच्छेद 110। इसी में धन विधेयक को परिभाषित किया गया है। कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं, इसका निर्णय लोकसभा स्पीकर करता है। अगला प्रश्न है, महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? विकल्प दिए हैं ऑडियोमीटर, गैल्वेनोमीटर, सेक्सटेंट और सोनार। साथियों, समुद्र में, महासागरों में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति को जानने के लिए सोनार का प्रयोग किया जाता है, सोनार नामक युक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा विकल्प डी, सोनार। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी जनजाति ग्रीनलैंड में पाई जाती है? विकल्प दिए हैं बुशमैन, एस्किमो, टोडा, मसाई। साथियों, इन विकल्पों में से बुशमैन कालाहारी मरुस्थल अफ्रीका में पाई जाती है, मसाई भी अफ्रीका के पूर्वी अफ्रीका में पाई जाती है और टोडा भारत के नीलगिरी में पाई जाती है। तो विकल्प है बी, इस प्रश्न का सही उत्तर एस्किमो। एस्किमो जनजाति ग्रीनलैंड में पाई जाती है। एस्किमो जनजाति के बर्फ से बने घरों को इग्लू कहते हैं। अगला प्रश्न है, भोपाल गैस त्रासदी में कौन सी गैस रिसने से बड़े पैमाने पर मृत्यु हो गई थी? कौन सी गैस रिसी थी, ये पूछा जा रहा है कि भोपाल गैस त्रासदी जो हुई है उसमें कौन सी गैस का रिसाव हो गया था? तो विकल्प दिए हैं क्लोरीन, मिथाइल आइसोसाइनेट, अमोनिया और फास्जीन। तो साथियों, इस प्रश्न का सही उत्तर है मिथाइल आइसोसाइनेट। इसको MIC के नाम से जानते हैं। MIC गैस का रिसाव हुआ था। विकल्प बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, बोरलॉग पुरस्कार निम्न में से किस क्षेत्र में दिया जाता है? विकल्प दिए हैं औषधि, अंतरिक्ष अनुसंधान, परमाणु भौतिकी और कृषि। तो साथियों, बोरलॉग एक कृषि वैज्ञानिक थे और इन्होंने हरित क्रांति को जन्म दिया है। विश्व में हरित क्रांति लाने का श्रेय नॉर्मन ई बोरलॉग को जाता है और ये नॉर्मन ई बोरलॉग को ही यहाँ बोरलॉग लिखा गया है। तो यह बोरलॉग पुरस्कार जो होता है वो कृषि क्षेत्र में दिया जाता है। तो विकल्प डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा हार्मोन लड़ो या उड़ो हार्मोन कहलाता है? विकल्प दिए हैं इंसुलिन, एड्रेनलिन, एस्ट्रोजेन और ऑक्सीटोसिन। तो साथियों, लड़ो या उड़ो हार्मोन कहलाता है एड्रेनलिन। तो विकल्प बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, किसके मकबरे को द्वितीय ताजमहल की संज्ञा दी जाती है? विकल्प दिए हैं एतमाद-उद-दौला, अनारकली, राबिया-उद-दौरानी और नूरजहां। तो द्वितीय ताजमहल की संज्ञा दी जाती है राबिया-उद-दौरानी के मकबरे को। तो विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, सूर्य के केंद्र में किस प्रक्रिया द्वारा ऊर्जा उत्पन्न होती है? विकल्प दिए हैं नाभिकीय संलयन द्वारा, नाभिकीय विखंडन द्वारा, ऑक्सीकरण के द्वारा और आयनन के द्वारा। साथियों, सूर्य अपने केंद्र में नाभिकीय संलयन द्वारा ऊर्जा उत्पन्न करता है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा विकल्प ए, नाभिकीय संलयन। और नाभिकीय संलयन को परमाणु विलय भी कहते हैं। तो परमाणु विलय या नाभिकीय संलयन द्वारा सूर्य अपने केंद्र में ऊर्जा उत्पन्न करता है। अंतिम प्रश्न है, नया विकास बैंक, जिसे ब्रिक्स बैंक भी कहा जाता है, तो नया विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है? विकल्प दिए हैं नई दिल्ली, रियो डी जनेरियो, मॉस्को और शंघाई। साथियों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, शंघाई। शंघाई चीन का एक प्रमुख शहर है। यहीं पर NDB, न्यू डेवलपमेंट बैंक, विकास बैंक, नया विकास बैंक या ब्रिक्स बैंक भी जिसे कहते हैं, इसका मुख्यालय बनाया गया है। धन्यवाद साथियों, वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दीजिए।